सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सर्दी का मौसम है और लगभग आधी दुनिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है कि उत्तर भारत में तो सर्दी पड़ ही रही है और आने वाले दिनों में ये सर्दी बढ़ने वाली है। ऐसे समय में जबकि सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और दिल्ली और कुछ राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर ज़्यादा रहता है। दक्षिण भारत में तो अपेक्षाकृत इतनी सर्दी नहीं पड़ती और जब तक सूर्य मकर संक्रांति नहीं करता तब तक तो सर्दी बढ़नी है। फिर मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस अवस्था में जिन लोगों का शरीर का शीत से सामना होता है और उनकी प्रकृति भी शीतल है, ऐसे लोगों को कष्ट होता है। ऐसे लोगों के शरीर में कफ की अधिकता होने लगती है, फलस्वरूप श्वास नली का अवरुद्ध हो जाना, श्वास नली में सूजन जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, फेफड़ों में संक्रमण हो जाना, ये समस्याएं आम हो चली हैं। गांवों की अपेक्षा शहरों में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इस समय तापमान कम होता है, ठंडक रहती है, वातावरण में नमी भी ज़्यादा रहती है और जो सूर्य धरती से जल को खींच करके वाष्प बनाता है, वह सुदूर ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा पाता। वो जल के कण वाष्प रूप में धरती के आसपास ही लगभग 1 किलोमीटर तक बने रहते हैं। बादलों के बनने की प्रक्रिया नहीं होती, ऊपर नहीं जा पाता, तो वो ठंडा होता भी नहीं ढंग से। तो यह है आर्द्रता, जब धूल कणों के साथ मिलकर के अपनी यौगिक बनाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। शहरों में तो सामान्य से 400 से 500 गुना तक प्रदूषण बढ़ जाता है वायु का। कल कारखानों से निकले हुए धुएं से, मोटर वाहनों के निकले हुए धुएं से, सड़कों पर टायरों की रगड़ से जो प्रदूषण पैदा होता है कार्बन का, वह और भी तमाम कार्यों से उत्पन्न धूल इत्यादि के कण जब हवा में उड़ते हैं तो धरती में नीचे नहीं बैठ पाते, वायुमंडल में ही बने रहते हैं। इस अवस्था में जब व्यक्ति सांस लेता है तो ये जाकर के शरीर में आपकी श्वास नली से होते हुए जाके फेफड़ों तक में इन्फेक्शन पैदा करते हैं।
इनमें से जीवाणु, कई प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं और विषाणु भी हो सकते हैं। हालांकि इससे बचने के लिए सलाह दी जाती है कि आप मास्क पहनें, जो कि एक अच्छा माध्यम है प्रदूषण से बचाव का। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मास्क पहनने के बावजूद भी आपकी सुरक्षा हो पाएगी। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूं कि सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करें। और इस समय में जिस व्यक्ति को कभी गैस नहीं बनती, उनको जाड़े में गैस बनती है, क्योंकि जाड़े में भोजन कुछ ज़्यादा हो जाता है और एक सीमा होती है आयु की, यानी कि अगर 25 साल से 30 साल तक उम्र के व्यक्ति यदि भरपेट भोजन कर लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनका शरीर इसको पचाने में समर्थ होता है, भोजन पचा लेता है। 30 साल के ऊपर के लोग चूँकि भोजन को पचा नहीं पाते, तो फिर शरीर में विजातीय द्रव्य, जिसे हम विजातीय द्रव्य या सूक्ष्म मल भी कह सकते हैं, ये शरीर में इकट्ठा होने लगता है। आंतों में जो मल इकट्ठा होता है कभी सूख जाता है तो कभी सड़ने लगता है। दोनों स्थितियों में इसमें गैस बनने लगती है, और गैस भी वो थोड़ी बहुत नहीं, गैस भी काफ़ी मात्रा में बनने लगती है। एक बार गैस का बनना शुरू हुआ, उसका समुचित अगर वो इलाज नहीं किया गया तो ये गैस कालांतर में जी का जंजाल बन जाती है, और ये गैस परेशान कर देती है व्यक्ति को। इससे बचने के लिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि पेट को स्वच्छ रखें। एक ऐसा अनुमान मान लीजिए कि अगर आप भोजन करते हैं तो उस भोजन को 24 घंटे तक ही पेट में रहना चाहिए। इसके बाद अगर वो पेट में रुकता है तो निश्चित रूप से विकार उत्पन्न करेगा, और विकार उत्पन्न करेगा, आंतों में जमा होगा, तो आंतों में या तो वो दोबारा पच जाएगा, जो कि मल द्रव्य के रूप में होगा, तो वो जा करके शरीर में पच तो जाएगा, लेकिन शरीर उसका स्वांगीकरण नहीं कर सकता, तो वो खून से होते हुए आकर के फेफड़ों में फिर वो कफ का निर्माण करता है। कफ का निर्माण करेगा तो आप समझते हैं कि कफ से जो होने वाले रोग हैं वो हो सकते हैं, नजला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, दमा, ये सारे रोग पैदा हो सकते हैं, कफज। अब गैस का अगर समुचित आपने इलाज नहीं किया तो गैस के द्वारा वातज रोग हो सकते हैं। वात के द्वारा जो वायु विकार के गठिया, आमवात, है ना, जितने भी ऐसे रोग होते हैं ये पैदा होते हैं। ये गैस अगर सिर में चढ़ जाए तो सिर दर्द ठीक नहीं होता। इसी प्रकार से ये कफ 2 प्रकार का होता है। एक तो आपके फेफड़ों में कफ बनता है, और दूसरा कफ बनता है आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क का मल भी कफ के ही तरह से हो करके ये निकलता है। तो लिहाजा अगर उसका समुचित आपने इलाज नहीं किया तो नज़ला बनेगा, नज़ले के बाद में फिर वो पीनस भी बन सकता है, नाक में, नाक की हड्डी सड़ जाती है। हालांकि ये एकदम नहीं होता, लेकिन अगर ये बना रहे तो फिर ज़्यादा नुकसान करता है। बाद में बाल भी आपके सफ़ेद हो सकते हैं, गंजे भी हो सकते हैं। तो इनका आपको इलाज करना ही चाहिए। अगर गैस 2 प्रकार की होती है। एक गैस तो अधोवायु होती है, जो कि नीचे से, मतलब जो अधो अंग से निकल करके खारिज होती है, और एक वायु होती है जो
ऊर्ध्ववायु, अर्थात जैसे डकार आती है, खट्टी डकारें आना, इस प्रकार का अम्लीयता युक्त डकारें आना, ये भोजन के अपच की निशानी है। तो सर्वप्रथम तो आप ये जो आपके कोष्ठक है ना, ये जो छाती के नीचे आप देखें, मैं आपको वीडियो में कैसे दिखाऊं, दिखाता ही हूँ। जैसे ये छाती है हमारी और इस जगह ये, यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। अगर लीवर खराब है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो दर्द महसूस होगा। और जो ये पेट है, ये छाती से थोड़ा सा आगे की ओर होगा, और जिसका पेट थोड़ा छाती से आगे की ओर होगा तो उसका भोजन कभी सामान्य तौर से नहीं पच सकता। इसलिए पेट को सही रखना ही आपका दायित्व बनता है। अब इसके लिए पेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए 10 मिनट, तो फिर कपालभाति प्राणायाम भी करना चाहिए। अब ये कपालभाति प्राणायाम हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं, परंतु आपको किसी और के वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप पद्मासन पर या सुखासन पर बैठ जाएं, ये उंगली ऐसे कर लें और ये यूं करके रख लें अपनी घुटनों पर। इसके बाद में गहरी सांस लें, एक बार तो ये कर लिया। इसके बाद बस सीधी रीढ़ करके बैठ जाएं और पेट भीतर, साथ में वायु बाहर। पेट आप डालेंगे ना, जड़ के साथ भीतर जाएगा, तो जब पेट भीतर जाएगा तो छाती फूलेगी और आपकी हवा भी नाक के द्वारा निकल जाएगी। अब मैं कपड़े पहने हुए हूँ इसलिए आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उत्तम स्थिति आप चाहें तो गूगल कर लें, वरना जो मैंने बताया कि पेट भीतर जाएगा और उस समय श्वास बाहर आएगी, फिर धीरे से श्वास लेंगे, फिर पेट अंदर करेंगे और श्वास बाहर जाएगी। हालांकि ये करने से कुछ देर आपके शरीर में पेट में तनाव महसूस होगा, कुछ थका थका सा महसूस करेंगे, लेकिन इसको आप करते रहिए। इसको करते रहने से खट रस, जो अलग अलग प्रकार के रसों का पाचन करते हैं, जो पैंक्रियाज में, जो लीवर में है ना, और जो आपके गाल ब्लाडर में बनते हैं रस, उनको बनने में ये बहुत ही कारगर है। और पेट का जो मल इकट्ठा होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत कहते हैं, वो भी इसके द्वारा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये प्राकृतिक तरीका है बिना किसी दवा के शरीर को स्वस्थ करने का। वो तो मैंने बताया ही आपको कि सुबह उठ करके गर्म पानी पिएं, इसके बाद मल त्याग करें, मल त्याग करने के बाद फिर दंत धावन और आँखों में छींटे मार मार करके आँखों को धोना। याद रखें कि गर्म पानी के छींटे आँखों में कभी न मारें, हमेशा ही ठंडे पानी के छींटे उसे आँखों को धोया करें। यदि आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक आँखों को धोते हैं तो इसके द्वारा आँखें आपकी बहुत ही सुंदर और बिना किसी रोग के स्वस्थ रहेंगी। और ये जो क्रियाएं मैंने बताई, इनमें कोई अभी तक मैंने एक भी पैसे खर्च करने वाली बात नहीं कही है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप ये सब गोल की भूसी 1 चम्मच रात को ले लें, सुबह पेट ठीक हो जाएगा। हरड़ का प्रयोग करें, पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि सांसों की प्रॉब्लम हो ही गई है, ठंडक लगी गई है, पहले बात तो जितना आपका ये सर्दी है ये पैरों से और सिर से शरीर में प्रवेश करती है, तो पैर भी जूते मोजे पहने, पैरों की सुरक्षा करें। हाथों में भी दस्ताने पहन सकते हैं ज़्यादा ठंडी वाले प्रदेशों में।
और कानों को भी बांध करके रखें। यदि आपको दमा की शिकायत है या शरीर में स्नोफिल बढ़ गया है, स्नोफिल का एक ही तरीका है, 21 दिन तक आप DEC ट्राई इथाइल कार्बेमेजाइन नाम की दवा, जो बाज़ार में हेट्राजान के नाम से, यूनिकार्बाजान के नाम से, यूनिकार्बाजान फोर्ट के नाम से, बेनासाइड फोर्ट के नाम से, है ना, इस प्रकार से वो दवा उपलब्ध है। इसको आप अगर लेते रहते हैं 100 mg सुबह शाम, तो 21 दिन बाद ये समस्या ब्रोंकाइटिस की और ये सब दूर होने लगती है। अगर दमा की शिकायत है, पुरानी शिकायत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबरों पर। फ़ोन नंबर हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टाइटल में तो दिया ही करते हैं, वहाँ से लेकर के आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा हमसे संपर्क स्थापित करके दवा के बारे में पूछ सकते हैं या दवा मंगवा सकते हैं। चूँकि ये दमा एक ऐसी बीमारी है जो टिपिकल बीमारी में आती है, इसलिए उसका इलाज लक्षणों के आधार पे फिर आगे सुनिश्चित किया जाता है। तो आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समुचित रूप से मिली होगी और आप इस जानकारी का समुचित फ़ायदा उठाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इन सर्दियों को ऐसे आप गुजार दें, किसी को कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।